ये कह रहे हैं। दोनों पे ये ठीक ठीक हम कर लेंगे। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को सुप्रभात। वेलकम्स, यू आर इन शुभ्रा रंजन आईएएस अकेडमी। In our last class, we are discussing about the syllabus of UPPSC पेपर 6 और साथ ही साथ हम लोगों ने कंपैरिजन किया था कि पेपर 3 जो है उस पेपर 3 में भी इकोनॉमी के सेगमेंट्स रखे गए हैं और पेपर 6 जो अभी नया जुड़ा है उसमें भी इकोनॉमी का सेगमेंट रखा गया है। तो दोनों पेपर एक दूसरे से कैसे डिफर है इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। आई थिंक याद भी होगा, है ना। आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, स्टडी करते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, तो हमारे लिए कुछ चीजें बड़ी आवश्यक होती हैं। एक तो सिलेबस को जानना समझना, सिलेबस में कितना जानना समझना, वो उसका बोध होना, और साथ ही साथ नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसे समझना आवश्यक होता है। अगर इनको समझ के हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं तो आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर द प्रिपरेशन। ये अच्छा होता है अगर आप प्रिपरेशन करते हैं इसे समझकर। आज लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर था, देखिए सामने आपके क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ जनरल स्टडीज पेपर 6 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था वो आपके सामने। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो आपका इकोनॉमिक सेगमेंट है, इकोनॉमी का जो सेगमेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका नेचर कैसा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी हमें पता चलेगा, और उस प्रश्नों का उत्तर कैसे करना था, कैसे करना है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिए सिलेबस आपने जान लिया, स्ट्रेटजी आपको पता हो गया, आपने कंपैरेटिव स्टडी भी कर लिया कि पेपर 3 में इकोनॉमी का जो सेगमेंट रखा गया है वो क्या है, टॉपिक्स जो रखे हैं वो क्या है, और पेपर 6 में जो इकोनॉमी का टॉपिक्स रखा गया है वो क्या है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में लास्ट क्लास में हमने विस्तार से चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे कि जो पेपर हुआ है आपका लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका नेचर कैसा है, उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सीधे चलते हैं पेपर की तरफ। जैसे कि नेचर आपको पता ही होगा कि 2 खंडों में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला खंड जिसमें आपको 125 है ना, 125 वर्ड्स में आंसर देने होते हैं, 125 वर्ड्स में आंसर देने होते हैं। दूसरा जो सेगमेंट है जिसमें आपको 200 शब्दों में वर्ड्स में आंसर देने होते हैं, है ना। तो देखिए 125 जो शब्द है ये बहुत ज्यादा नहीं है। आप जब शुरू करते हो तो कई बार भूमिका बनाने में 50 शब्द खत्म हो जाता है ना। इंट्रोडक्शन देने में आप 50 शब्द लिख डालते हो, और फिर जो मेन आपको आंसर करना है उसके बारे में आप पूरी तरीके से विचलित हो जाते हो। यहाँ हम लोग को यही चीज समझना है, देखना है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है 125 वर्ड्स और दूसरी तरफ क्या लिखा है 200 वर्ड्स में आपको प्रश्न देने, प्रश्नों का उत्तर देना है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम पेपर को देखें तो देखिए सेक्शन ए जो दिख रहा है, इस सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला ही क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की, देखिए सामने है उत्तर प्रदेश की कृषि नीति 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है ना। क्वेश्चन है
किसके बारे में? उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति। हाउ डज द उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एक्टिविटीज इन द स्टेट, है ना, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए सिंपल, जब आप प्रश्न को देखते हैं, किसी प्रश्न को जब सिंपली देखते हैं तो कुछ चीजें आपको फर्स्ट व्यूज में ही ध्यान देना होता है। जब पहली बार ही आप व्यू करते हैं क्वेश्चन को, तभी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे जो टेल वर्ड्स हैं, यहां आप देखिए जो टेल वर्ड्स है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। टेल वर्ड्स का मतलब जो अंतिम में लिखा हुआ है, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कैसे मजबूती प्रदान करती है ना। हाउ, देखिए लिखा है कि ये कैसे स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज इन द स्टेट, ये स्टेट को कैसे मजबूती प्रदान करती है और किस रूप में कैसे मजबूती प्रदान करती है। पहला तो ये हो गया आपका, जो जब क्वेश्चन आप तोड़ोगे पहला ये हो गया, तो ये दिमाग में आ जाएगा कि आपका जो आंसर राइटिंग होगा उस किस डायरेक्शन में होगा। एंड यू शुड कीप इन योर माइंड whenever you are going to write an answer, you must have to clear about the direction of your question and its answer. अपने जो क्वेश्चन है उसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ जाएगा, किस वे में जाएगा, है ना, वो जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो आप वो लिखकर चले आओगे जो आपको पता है, और जबकि यहाँ करना क्या है, लिखना वो है जो पूछा गया है ना, तभी आपको क्या अंक मिलेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कैसे मजबूती प्रदान करता है, पहला तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, किस संदर्भ में पूछा जा रहा है, राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों के बारे में कहा जा रहा है ना। तो राज्य में कृषि निर्यात गतिविधि कौन कौन सी हैं वो आपको जानना समझना है, उसके बारे में जानना समझना आवश्यक है। और फिर जो संदर्भ दिया जा रहा है किस संदर्भ में है, उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019। तो दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन पॉलिसी, या हम कह सकते हैं ये पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन नीति की बात की जा रही है, नीति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिसी। और एक पॉलिसी जो उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति के रूप में 2019 में के रूप में हम जानते हैं, उससे संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट है। नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बेस्ड किस पे है, ये पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन है। और ये पूछा जा रहा है कि कैसे मजबूती प्रदान करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट इन योर आंसर व्हाट इज द उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है ना। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कुछ चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। यू मस्ट हैव टू नो हाउ टू राइट योर आंसर, है ना, और उसका एक निश्चित परफॉर्मा होता है। अगर उस परफॉर्मा में आप आंसर करते हो तो आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हो। अगर उस परफॉर्मा से हटकर आप आंसर करते हो तो बेहतर अंक मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसे एक सिंपल परफॉर्मा होता है हमारा क्वेश्चन आंसर का, ये मान लीजिए आपका आंसर शीट है ना, क्वेश्चन आपका मेंशन किया गया है, क्वेश्चन मेंशन किया गया है। जो आंसर आपको करना है वो आंसर कैसे करना है, एक तो 3 फेज में करना होता है। एक तो इंट्रोडक्शन वाला फेज होता है जहां पर आप जो प्रश्न है उससे संबंधित इंट्रोडक्शन देते हो, है ना, हाँ, परिचय जिसे हम कहते हैं। तो परिचय ये नहीं कि बहुत डिटेल में होना चाहिए, परिचय बहुत ही कम में होना चाहिए, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, चूंकि बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास स्कोप, तो 25 वर्ड्स में आप खत्म कर दीजिए, ज्यादा बेहतर है ना। बहुत इफेक्टिव होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं लिखना। इंट्रोडक्शन में ये आप इंट्रोड्यूस करा दो कि आई एम गोइंग टू राइट द आंसर व्हाट एवर आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस, जो भी इंस्टीट्यूशंस है या आयोग ने जो भी क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का आप इंट्रोडक्शन दोगे कि हाँ, ताकि ये पता चल जाए कि हाँ आप इसी के बारे में लिखने जा रहे हैं।
बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए इंट्रोडक्शन, बहुत ही सूक्ष्म, जितना आप सूक्ष्म बना सकिए, ताकि आपका जो मेन बॉडी वाला पार्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, मेन बॉडी का होगा। जब आप मेन बॉडी में जाइए तो जो भी डिटेलिंग है यहां पर दीजिए, यहां पर आप डिटेल करने के योग्य हो जाए। अगर यहीं पे आपके वर्ड्स बढ़ जाते हैं, वर्ड लिमिटेशंस बढ़ जाते हैं, तो उस केस में आपका जो मेन बॉडी है वहां आपके पास शब्द सीमाएं कम पड़ जाएंगी, है ना। तो इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट में हो और इफेक्टिव हो। मेन बॉडी में, ताकि आप डिटेल में जा सको। और इसके बाद लास्ट में क्या होगा, कंक्लूजन, है ना। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है कि जो भी आप बता रहे हो, जो भी पूछा जा रहा है उसका एक निचोड़, है ना। यस, मेन बॉडी नहीं तो फिर 75 ही बचा ना आपका। हाँ, तो आप कोशिश ये करिए 25 में ये, 25 में ये, 75 में ये निपटाइए, है ना। कई बार ये भी बहुत डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम थोड़ा सा बढ़ा और घटा सकते हैं, है ना। कई बार फोकस टोटली इसी पे कर देता है, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें कंक्लूजन के माध्यम से ही आप अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हो, या जो प्रश्न पूछा गया उसकी बेहतरी के बारे में बता सकते हो। तो इन दैट केस यू शुड गो विद द कंक्लूजन। लेकिन सामान्य वे में देखा जाए तो इस तरीके से अगर आप आंसर करते हो तो इट इज मोर इफेक्टिव देन अदर, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब देखिए, जब इंट्रोडक्शन आप करते हो तो जनरली इसे आप किसमें करते हो, पैरा में करना चाहिए। किसमें, पैरा में। कई लोग पॉइंट से ही शुरू कर देते हैं, नहीं, आप पैरा में करिए। हाँ, और कोशिश करिए गागर में सागर भरिए, है ना, गागर में सागर भरना, है ना। और वो कैसे होगा, ये आएगा कैसे, आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, एक कला है, उत्तर लेखन एक कला है, और वो तभी संभव हो पाएगा व्हेन यू प्रैक्टिस मोर, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब। क्योंकि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर में एक कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा होगा। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये क्या है कि दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाने की कला को डेवलप करने का ग्रामेटिकल अध्ययन, है ना। तो जब आप उत्तर लिखते हो तो कोशिश ये करिए कि जो दो सेंटेंस आप कर रहे हो उस सेंटेंस को एक बनाने की कोशिश करिए, तो वर्ड्स भी आपके कम हो जाएंगे, इफेक्टिवनेस भी आपका अधिक हो जाएगा, अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, है ना। कि जैसे भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश विभिन्न आयामों के कारण जाना जाता है। तो अब 3 सेंटेंस हो गया, 3 सेंटेंस को आप कोशिश करिए कि एक सेंटेंस बना दीजिए, है ना। तो उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य जिसकी राजधानी लखनऊ है और ये अपने विभिन्न आयामों के लिए विख्यात है। तो आपने क्या किया कि 3 सेंटेंस को एक सेंटेंस में, और आपके वर्ड्स क्या हो गए, कम हो गए, और बात भी आपने वही कहा जो आपने 3 सेंटेंसों में प्रदर्शित किया, उन्हीं बातों को आपने क्या किया, एक सेंटेंस में प्रदर्शित कर दिया। तो आपके 2, 4, 10 वर्ड्स आपके बच गए, और वो आप कहाँ यूज कर सकते हो, यहाँ पर, दूसरे जगह यूज कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये टोटली किस पे बेस्ड है, पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन है ना। और इस पॉलिसी बेस्ड में ये जानना चाहता है व्हाट इज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, इसके बारे में नहीं जानना चाहता, बल्कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूत करेगी, है ना। तो जब आप पॉलिसीज को देखेंगे, जो पॉलिसी बनाई गई है, इस पॉलिसी का अध्ययन आप करेंगे तो उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उससे आप ये चीज डिसाइड कर पाओगे कि मजबूती प्रदान कर रही है या नहीं कर रही, है ना। तो कोई भी जो नीतियां बनाई जाती हैं, कुछ भी नीतियां बनाई जाए, उन नीतियों का एक उद्देश्य जरूर होता है कि जिसके संदर्भ में बनाई जा रही है, जिसके भी संदर्भ में बनाई जा रही है, उसे मजबूती प्रदान करे।
है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि देखिए क्वेश्चन पॉलिसी बेस्ड है और कैसा है, डायरेक्ट है, नेचर में कैसा है, डायरेक्ट है। तो आपको सीधे सीधे इसके लिए जानना क्या आवश्यक था कि यू मस्ट हैव टू नॉलेज अबाउट द यूपी एग्रीकल्चर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2019। इसके बारे में आप अगर नहीं जानते तो इस क्वेश्चन को आप करने में सक्षम नहीं हो सकते। यहाँ पर कुछ भी दिमाग आप नहीं लगा सकते हो, इधर उधर, हाँ ये इधर उधर की चीजें आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये पूछ लिया गया कि आपके बारे में। तो आपका जो एक क्राइटेरिया है, आपकी जो ट्रेट्स हैं, जो गुण हैं, आपके अवगुण हैं, उसके बारे में जब तक आप नहीं जानोगे, कोई नहीं जानेगा, तब तक आपका बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। तो यहाँ सेम वही है। तो आप ये बताओगे कि जो इंट्रोडक्शन है इसमें आप ये बताओगे कि उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019, है ना, कृषि निर्यात गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के संदर्भ में लाई गई। इसे हम इसके उद्देश्य से या इसकी विशेषताओं से बहुत अच्छी तरीके से या बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इनकी विशेषताओं में निम्न। अब आप देखिए इंट्रोडक्शन क्या किया, पैरा में दिया। मेन बॉडी में आप जाइए, अगर आप चाहें तो वहां पैरा से स्टार्ट करिए और फिर क्या करिए, पैरा से स्टार्ट करिए, पैरा से, और इसके बाद किस में आ जाइए, पॉइंट्स में आ जाइए, कुछ पॉइंट्स भी दे दीजिए। तो देखिए जब आप इस तरीके से लिखेंगे कि आपका जो आंसर इस तरीके से अगर हुआ कि आपने पैरा से शुरू किया, है ना, फिर पॉइंट्स में आ गए, फिर पैरा आपने बीच में दे दिया, है ना, फिर पॉइंट्स में आ गए और फिर आपने पैरा के साथ खत्म कर दिया, तो देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव होगा। नहीं ब्लू ब्लैक, ठीक है, हाँ वो आप यूज करिए। अगर आवश्यकता पड़ती है, आपको लगता है, तो डायग्राम वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन whenever you are trying to draw a diagram, in that case you must have to clear in yourself that the relevancy of that particular diagram is here. उसका जो रेलिवेंसी है, प्रासंगिकता है, वो सिद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि आप नॉलेज दिखाने के लिए आप बना दिए कि नहीं देखो हमें बहुत आता है, ये जानने की आवश्यकता वो नहीं करता है। आयोग आपसे ये जानने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, बल्कि वो ये जानना चाहता है जो पूछा गया उसमें आपका परफेक्शन कितना, उसके बारे में आप कितना जानते, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करिए, पैरा पॉइंट्स, और आवश्यकता अगर है तो आप डायग्राम के माध्यम से भी उसे बना दीजिए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात पॉलिसी को बताया कि ये क्या है, उसके मेन जो फोकस पॉइंट है उस पॉइंट्स को आपने रखा, और पॉइंट्स के साथ आपने ये प्रूव कर दिया कि इस तरीके से मजबूती प्रदान कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो जिस पक्ष में भी यहाँ सीधे सीधे कैसे मजबूती प्रदान करती है दिया है, तो आपको यही बताना है कि इसकी जो विशेषताएं, इसकी जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में हम कहां तक पहुंचे हैं, और विशेषताएं कैसे ये बताती हैं कि मजबूती इसे प्रदान हो रहा है, कृषि निर्यात गतिविधियों को प्रदान हो रहा है या नहीं। तो आपने किया क्या, डायरेक्ट देखा नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट है, और कैसा है, पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आप बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं घुमा सकते हैं, सीधे विशेषताओं के साथ, इसके उद्देश्यों के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक, क्लियर यहां तक, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं क्या है। ये भी जो क्वेश्चन है, इसका भी नेचर कैसा है, डायरेक्ट ही। कैसा है नेचर, डायरेक्ट, है ना। और कहां से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर से संबंधित है। यहां पर भी यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है
तो इस प्रश्न का उत्तर भी करने में आप सक्षम नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, जब आप स्टडी करेंगे उस स्टडी में आप ये देखेंगे कहीं कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की बात की गई है। उस कॉरिडोर में आप देखेंगे तो जो एक्सप्रेसवे वगैरह है उनको सम्मिलित करते हुए जो रक्षा उत्पाद हैं भारत के, रक्षा उत्पाद हैं, इन उत्पादों को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है और स्पेशली उत्तर प्रदेश को भी उसका हब बनाने का प्रयत्न जारी है। जिसमें आप देखेंगे तो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के जिनको इनमें सम्मिलित किया गया है। इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बताया था जब इंट्रोडक्टरी क्लास था कि कैसे कैसे उसमें किया गया है। तो उसमें देखेंगे जैसे आपका कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, है ना, झांसी हुआ और इसके बाद अलीगढ़ हुआ और आई थिंक चित्रकूट भी उसमें सम्मिलित है, तो कानपुर भी है। इनको रखा गया है, ऐसे सिटीज को रखा गया है, इन जिलों को रखा गया है। आप लखनऊ की ही देख लीजिए, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है ना, हेल कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जहां पर हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उस डिफेंस सिस्टम में एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित कुछ विमानों को बनाने का काम किया जाता है। अब अगर ये विमान अच्छे होंगे, तकनीकी रूप से अच्छे होंगे, वैल्यू रूप से अच्छे अगर होंगे, तो इनकी डिमांड भी होगी, है ना। इनकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, है ना। और अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हमारा इनकम भी क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, इनकम बढ़ेगा और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आवश्यकता किसकी होगी, लेबर की आवश्यकता होगी। और अगर लेबर हमने जोड़ा तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। और एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है तो जो इससे जुड़ेंगे यानी देश की जनता और यहाँ पर हमारे प्रदेश की जनता, तो प्रदेश की जनता का भी इनकम क्या होगा, यानी पीपल्स इनकम भी क्या होगा, बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। और अगर इनकम इनका बढ़ता है तो देखिए इसका इंपैक्ट कहाँ होगा कि लोगों का जीवन निर्वाह का जो स्तर होगा बेहतर होगा, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, यानी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की बात हम करें या अर्थव्यवस्था को चलाने वाली सरकारों की हम बात करें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका उद्देश्य यही है कि टू इंक्रीज द इनकम ऑफ पीपल, जनता का जो इनकम है उसे क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाए। और उसके लिए एक माध्यम ये भी है। तो जो उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर है उसकी मुख्य विशेषताओं में कहीं न कहीं ये दूर दराज में देखा जाए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इन चीजों को हम सम्मिलित करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट, है ना। और ये पॉलिसी बेस्ड नहीं है बल्कि एक ऐसे क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा गया है जो अपने आप में किसी औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, और वो भी औद्योगिक कॉरिडोर के से संबंधित रक्षा। और ये चूंकि हाल फिलहाल में डेवलप किया गया, विगत वर्षों में देखा जाए तो हाल फिलहाल ही माना जाएगा, 2-3 वर्षों की बात है, तो कहीं ना कहीं ये करंट को भी टच कर रहा है, करंट को भी टच कर रहा है। तो हम कहेंगे डायरेक्ट इन नेचर बट रिलेटेड टू द करंट, है ना। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस प्रकार से करना है, इन चीजों को समझते हुए। बाकी इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं जब आप इसे पढ़ेंगे, है ना, जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो वहां डायरेक्ट इसकी जो विशेषताएं हैं वो लिखी हुई मिलेंगी। तो यहाँ डायरेक्ट विशेषताओं के बारे में पूछा गया है, उसका उद्देश्य क्या है वो नहीं पूछा गया। तो आपको सिंपली ये बताना है यहाँ इस क्वेश्चन में व्हाट इज यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है पहले आपको ये बताना है, और इसके बाद सीधे सीधे उसकी जो की फीचर्स है उनके बारे में बता देना है, बस इससे ज्यादा नहीं। चूंकि आपके पास वर्ड लिमिटेशन है इसलिए बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें आप लिख, बिल्कुल इसमें कंक्लूजन नहीं आना, बिल्कुल तो जरूरी नहीं, और फोर्सफुली आपको कंक्लूजन देना भी नहीं, जितना पूछा जाए टू द पॉइंट होकर आप उतना लिखने का कोशिश करिए, है ना। अगर 125 वर्ड्स में बोला गया
तो यू ट्राई टू फिनिश योर आंसर विद इन 120, लेकिन 130 जाने का प्रयास मत करिए, कोशिश करिए। कई बार क्या होता है, लिखते समय हम गिन नहीं पाते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप उससे अवेयर हो जाते हो कि हम कितने में लिख रहे हैं, कितने वर्ड्स में हमारा क्वेश्चन का आंसर पूरा हो रहा है ना। तो इन दैट केस यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। 120 में कोशिश करिए, ज्यादा में नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि अगर आपको आंसर चेक करने के लिए दे दिया जाए, आपसे पूछा गया है इतनी चीजें और आप दुनिया भर की चीजें लिख कर आइए, कोई लिख के आपको दे दे, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं। तो सेम वहां भी होता है ना। कोशिश ये करिए कि 120 वर्ड्स में खत्म कर दीजिए, ताकि आपका जो आंसर है वो बहुत ही इफेक्टिव लगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में निचली गंगा नहर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और महत्व क्या है। ये क्वेश्चन आपका यहां से नहीं बल्कि जियोग्राफी से है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं इकोनॉमी का ही केवल बता रहा हूं, आपको इकोनॉमी के बारे में ही बता रहा हूं। बाकी जब जियोग्राफी का आप क्लास चलेगा आपका, तो वहां पर जियोग्राफी में इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना क्या है। देखिए यहां जो क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप देखिए, व्हाट इज द स्किल डेवलपमेंट स्कीम अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, ये दिया गया है। तो यहां देखिए इस क्वेश्चन को सिंपली जब आप तोड़ेंगे तो दो बिंदु निकल कर आएंगे, यानी दो टॉपिक्स यहां पर निकल के आएंगे जिसके बारे में जिसको आपको एक साथ लेकर आंसर करना है। फर्स्ट वन इज द स्किल डेवलपमेंट स्कीम एंड सेकेंड वन इज द ओडीओपी। ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो आपको ओडीओपी और दूसरा क्या है, स्किल डेवलपमेंट। यहां दो टॉपिक्स आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए। तो बहुत सिंपली देखिए, जैसे आपने देखा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आपने क्या किया, क्या मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि ओडीओपी देखिए खुश हो गए, अरे क्योंकि पढ़े भी हैं खूब, ओडीओपी के बारे में खूब जानते भी हैं, पढ़े भी हैं, तो करेंगे क्या क्वेश्चन में इसका आंसर लिखते समय, दे ओनली एक्सप्लेन अबाउट द ओडीओपी, वो केवल ओडीओपी के बारे में लिख डालेंगे। लेकिन देखिए यहां एक पक्षी फिर हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, ओडीओपी के अंतर्गत क्या कौशल विकास योजना क्या है। तो मेन फोकस किस पे कर रहा है, व्हाट इज द स्किल डेवलपमेंट स्कीम या प्रोग्राम अंडर किसके, ओडीओपी। तो ओडीओपी के बारे में आपको बताना है, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बल्कि आपको डिटेलिंग कहां पर करना है, कौशल विकास योजना पर, है ना। तो आप ये बताओगे कि वर्ड ओडीओपी क्या है और ओडीओपी के अंतर्गत कैसे कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, कौशल विकास योजना के तहत कैसे हम ओडीओपी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखिए हाँ, बिल्कुल 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 सही, जैसे बिल्कुल बिल्कुल सही, गुड। जैसे अगर हम बात करें तो इत्र कहाँ का फेमस है, ठीक है, कन्नौज, है ना, सभी को पता है। लेकिन क्या उस इत्र की गुणवत्ता और सुधारी जा सकती है, क्या उसमें और चीजें बेहतर किया जा सकता है ना, बेहतर करने के चांस हर जगह होते हैं। इसी प्रकार से जैसे एक जिला है सिद्धार्थनगर, वहां आप देखिए वहां का जो ओडीओपी है वो है वहां का एक चावल जिसे हम क्या कहते हैं, काला नमक, है ना, वो हो गया। जैसे आप अयोध्या का ले लीजिए, तो अयोध्या का एक प्रोडक्ट है शुगर केन, गन्ना और उससे बना गुड़, है ना, उसको प्रोडक्ट में रखा गया है। इसी प्रकार से आप देखिए भदोई है तो कालीन उद्योग है वहां का,
इसी प्रकार मुरादाबाद है, आप तो देखेंगे पीतल का उद्योग है ना। इसे फिरोजाबाद देखेंगे तो चूड़ी, है ना। तो हर जगह का अपना, हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं एक खासियत दिखाई पड़ती है, एक प्रोडक्ट को लेकर वहां की खासियत दिखाई पड़ती है। हाँ, और उस खासियत को जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहां रहने वाले लोग परंपरागत रूप से उस कार्य से जुड़े हुए हैं, है ना। उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उनकी निरंतरता बनी हुई है। लेकिन परंपरागत रूप से आज भी वो केवल काम कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या निकल के आ रहा है कि चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या होता है, सिंपली हमें चाहिए ये होता है कि जब हम कोई काम करते हैं, whenever we do any work, in that case we need some updation and upgradation. हमें अपडेट होने की आवश्यकता है और अपग्रेड होने की आवश्यकता होती है। गांधी जी भी हमारे अपने देश में एमएसएमई की बात करते थे। उस समय एमएसएमई हो सकता ना कहा जाता रहा हो, लेकिन उसे सूक्ष्म लघु उद्योग कहा जाता था और उसके वो पक्षधर रहे। गांधी जी को अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता भी होगा, कोई भारी उद्योग के कभी पक्षधर नहीं थे। नेहरू जी क्या थे, भारी उद्योग के पक्षधर थे। उनका भी अपना अलग तर्क था और वो तर्क कहीं ना कहीं उस समय कालखंड परिस्थितियों में उनके अकॉर्डिंग देखा जाए और देश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शायद सही रहा होगा। सबका अपना एक पक्ष था। गांधी जी का पक्ष क्या था कि जो सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, उसे मेंटेन किया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो स्थिति थी और जो स्थितियों में हम जीवन यापन कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं a bulk of peoples, a number of peoples related to the MSME, सूक्ष्म लघु उद्योग से जुड़े हुए थे। अगर भारी उद्योग आएगा तो उन्हें पता था कि वो कंपटीशन में सूक्ष्म उद्योग को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। अब सूक्ष्म उद्योग अगर बाहर हो रहे तो उसके पीछे एक ही कारण है कि केवल भारी उद्योग आ रहे, कई रीजन हो सकते हैं। उसमें अगर रीजन्स को हम देखें तो एक रीजन ये भी है, उनका अपडेशन या अपग्रेडेशन ना होना, संवर्धन ना हो पाना। और संवर्धन होगा कैसे? संवर्धन होगा कैसे? ज्ञान से होगा और तकनीक से होगा, है ना। एक तो नॉलेज हमारा बढ़े उस क्षेत्र में और दूसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो। अब जब ज्ञान की हम बात करते हैं तो नो डाउट इस क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं वो परंपरागत रूप से जब काम करते हैं तो उनका जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो तो डेवलप होता है। ज्ञान तो डेवलप होगा क्योंकि परंपरागत रूप से काम करते हुए वो एक ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं। हाँ, लेकिन तकनीक के साथ ज्ञान उनका डेवलप नहीं हो पाता, नई तकनीक से नहीं जुड़ पाते। जैसे फॉर द एग्जांपल, अगर आज अपने देश में हम किसानों की बात करें तो परंपरागत रूप से कृषि कार्य करना तो उन्हें आता है, लेकिन तकनीक के साथ कृषि कार्य करने की कला अभी बहुत से किसान नहीं सीख पाए। तो जब अपग्रेडेशन नहीं होगा, तकनीक से उनका जुड़ाव नहीं होगा, तो जो प्रोडक्शन है किसी भी क्षेत्र में वो भी बहुत तीव्र होगा नहीं, है ना। प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा नहीं, कम रहेगा। मतलब जितना हो रहा उतना रहेगा या उससे नीचे हो सकता है, बढ़ने की संभावनाएं सीमित हो जाती। और अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इन दैट केस जो लागत है हमारी प्रोडक्शन की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर लागत बढ़ती है तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो महंगा होगा, है ना। प्रोडक्ट क्या होगा, महंगा हो जाएगा। और महंगा प्रोडक्ट अगर होगा तो बिकने में समस्याएं होंगी, इससे महंगाई भी बढ़ सकती है। तो एक नहीं बल्कि कई समस्याएं हैं। यही कारण है गांधी जी सूक्ष्म लघु उद्योग के पक्षधर थे। ये एक पक्ष नहीं है, केवल एकमात्र पक्ष नहीं, हम ऐसा कह सकते हैं। बाकी और बहुत से पक्ष हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे जब हम उद्योग के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे तब। लेकिन यहाँ सिंपली आप केवल समझते चलिए कि कैसे हम कोरिलेट करके आंसर करते हैं। कई बार क्या होता है, हम तार्किक नहीं हो पाते। यहाँ तार्किक होने की आवश्यकता है। आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन केवल नहीं चाहिए, बल्कि उस फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्चुअल भी क्लैरिटी होना चाहिए। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर
आपकी नहीं है तो ऐसे कई आंसर होंगे, अभी आगे हम दिखाएंगे, जिनका आंसर करना संभव नहीं हो पाता। जैसे यहाँ पर जब ये सब चीजें आपके दिमाग में होंगी तो आप बहुत बेहतर तरीके से आंसर कर पाओगे, है ना। तो देखिए, लागत अगर ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट महंगा होगा, और ये किसी भी गवर्नमेंट का उद्देश्य नहीं होता है कि उत्पादन का जो लागत है वो बढ़े। तो उसके लिए आवश्यकता किसकी है? एक तो ज्ञान की आवश्यकता, और दूसरा क्या हो, आधुनिक तकनीक से जुड़ जाया जाए। इसी सिलसिले में गांधी जी ने एक बात और कहा था, जो कॉस्ट सिस्टम है वो भी क्या रहे, बना रहे, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कॉस्ट सिस्टम का मतलब यहाँ पर यह है कि जो लोग जिस क्रिया से जुड़े हुए हैं, जिस परंपरागत व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उस व्यवसाय से वो जुड़े रहे, लेकिन उसमें भी क्या होना चाहिए, अपग्रेडेशन होना चाहिए। इसके पक्षधर कौन थे? गांधी जी थे। उन्होंने कहा कि सिस्टम में जो है अपना जातिगत व्यवस्था के अनुसार जो जिस कार्य से जुड़ा है करता रहे, लेकिन उसमें भी क्या हो, अपग्रेडेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल नाई होता है बाल काटने के लिए हमारे यहाँ जात व्यवस्था में, तो उस नाई से किसी प्रकार की जात व्यवस्था के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अस्पृश्यता उन्मूलन में आप देखेंगे गांधी जी का भी योगदान था, तो ये उसके पक्षधर नहीं थे, लेकिन वो उस व्यवस्था में किसे देखते थे, व्यवसाय को, कि नाई अगर काम कर रहा है तो वो परंपरागत रूप से काम न करे, बल्कि किस रूप में काम करे, आधुनिकता से जुड़कर काम करे, तकनीक से जुड़कर काम करे। तो देखिए, एक सिंपल आपको मिलेगा, जो पेड़ के नीचे एक कुर्सी रखकर और दाढ़ी बाल बना रहा है, काट रहा है, हाँ, और एक सैलून भी खुल रहा है। तो सैलून वाले क्या है, आधुनिकता से जुड़े, और देखिए कितना बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मतलब इंसान को पहचानना मुश्किल हो जाता है, कितना अच्छा शानदार तरीके से काम करते हैं, कि अगर आप पार्लर में चले जाइए, सैलून्स में चले जाइए बढ़िया वाले में, तो वहां से निकलने के बाद आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या है, किसके आधार पे, ये तकनीक के आधार पे, ये किसके आधार पे, आधुनिक ज्ञान के आधार पे। तो यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट की बात की गई, ओडीओपी में जो स्किल डेवलपमेंट की बात की गई, वो यही कि अगर कोई कालीन बनाने की कला से अवगत है तो इस कालीन बनाने की कला को अपग्रेड किया जाए। अपग्रेड कैसे होगा, जब उसे ज्ञान और तकनीक से जोड़ दिया जाए। तो जब ये बेहतर काम करेगा, यानी जब इससे जुड़ेगा, तो इसका स्किल क्या होगा, डेवलप होगा, और जितना स्किल डेवलप होगा उतना ही प्रोडक्शन बेहतर होगा। और प्रोडक्शन कहाँ पे कराया जाना है, ओडीओपी के अंतर्गत कराया जाना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। तो इट मीन्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनहैंस द ओडीओपी। अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छा है तो ये बहुत संभावना व्याप्त है यहाँ पर, या संभावना इसकी प्रकट होती है कि हमारा जो ओडीओपी प्रोग्राम है और बेहतर तरीके से काम करेगा और प्रोडक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर प्रोडक्शन होता है, बढ़ती है, तो फिर कई चीजें उसके साथ जुड़ जाएंगी, जो पीछे हमने बताया कि प्रोडक्शन क्या होगा, श्रम की आवश्यकता, श्रम से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों का जीवन निर्वाह का स्तर बढ़ेगा, पीसीआई बढ़ेगा, और इसके साथ साथ देश की इकोनॉमी में भी हमारी अर्थव्यवस्था यानी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का योगदान भी बढ़ेगा, निर्यात में भी हमारा योगदान बढ़ेगा, है ना, इंटर स्टेट हो जाएगा और ग्लोबल स्तर पे भी हो जाएगा, दोनों स्तर पर निर्यात बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो यही था। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना क्या है ना। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं क्या है। तो देखिए योजनाओं से तो ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी का पोर्शन है, लेकिन जिस संदर्भ में योजनाओं की बात की जा रही है वो दिव्यांगजन के बारे में बात किया जा रहा है और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो नहीं अब सुनिए, ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं जस्टिस को डिसाइड करता है, यानी सोशल जस्टिस का जो सेगमेंट है वहां का क्वेश्चन प्रतीत होता है ना। तो इसके बारे में जानने के लिए पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि दिव्यांगजन कौन है, सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी। तो ये वहां का सेगमेंट है, ये यहाँ का नहीं है। दूसरा फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या।
हाँ, व्हाट आर द मेजर बेनिफिट ऑफ द पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन है। अब यहां देखिए लाभ की बात किया जा रहा है, लाभ की बात किया जा रहा है, लाभ के बारे में पूछा जा रहा है। और किसके लाभ के बारे में? एक परियोजना के लाभ के बारे में। तो यहां पर भी नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट है ना? यहाँ भी नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट है। और इसे आप करंट का भी कह सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट में ही बना हुआ, मतलब 2-4 वर्ष पहले की बात है। तो करंट का भी जोड़ सकते हैं। बाकी इसको अगर हम कहें तो केवल यही कहा जा सकता है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन है और ये प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक, हाँ, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप अपना अध्ययन करते हैं तो उस दौरान, अब देखिए यहां से 2-3 बातें निकल के आ रही हैं कि एक तो करंट भी आपको साथ में लेकर चलना है ना? करंट भी साथ में लेकर चलना है, योजनाओं को भी साथ में लेकर चलना है, प्रोजेक्ट को भी आपको ध्यान देना है, प्रोजेक्ट और पॉलिसीज। यानी यहां इतने से ये क्लियर होता है, इतने से ये क्लियर होता है कि आपको प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है, आपको स्कीम पर ध्यान देना है ना? आपको पॉलिसी पर फोकस करना है। अभी तक जो निकल के आया वो ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो किस पे पूछा गया? प्रोजेक्ट, स्कीम एंड पॉलिसी, यहां से पूछा गया। नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा है? यहां पर डायरेक्ट। नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा है? डायरेक्ट है। और किस पे बेस्ड है? तो करंट से कहीं ना कहीं टच कर रहा है। तो ये पूरा एक खाका दिमाग में बन गया कि आपको अपने मेंस का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका आंसर करने के लिए इन बिंदुओं पर फोकस करके चलना है, इन बिंदुओं पर फोकस करके चलना है। ठीक, अब देखिए यहां, है ना? तो यहां आपको इस प्रश्न का उत्तर कैसे करना है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के प्रमुख लाभ आपको डायरेक्ट ही बताना है ना? लाभ क्या क्या है वो। तो जब हम लोग पढ़ेंगे बुनियादी संरचना या बुनियादी ढांचा के बारे में, तो उसमें सड़कों की बात हम करेंगे, उसमें हम रेल की बात करेंगे, रेलवे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी बात करेंगे, हम एयरवेजेस जो हैं उनकी बात करेंगे, हम जो नेशनल वाटरवेज हैं यानी वाटरवेज की बात करेंगे, यानी जो संचार प्रणाली, परिवहन प्रणाली, संचार प्रणाली और ऊर्जा का जो प्रणाली है उसके बारे में बात करेंगे, उनसे संबंधित परियोजनाओं की बात हम करेंगे। तब हमें ये समझ में आएगा कि इन परियोजनाओं के लाभ और हानि क्या है ना? तो यहाँ भी क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट है, लाभ को ही बताना है। जैसे सिंपली देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे कि कनेक्टिविटी की बात है ना? जो भी योजनाएं परियोजनाएं इस प्रकार से हैं जो परिवहन प्रणाली के रूप में दिखाई पड़ती है या कम्युनिकेशन संचार प्रणाली में, उसमें सबसे बड़ा जो रोल दिखाई पड़ता है वो कनेक्टिविटी का है। तो ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात यहाँ पर की गई है और उसके जो लाभ पूछे गए उसमें सबसे बड़ा लाभ अगर कुछ है तो ये कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के साथ जो उसके विभिन्न आयाम है उनको आप लिखिए, वही क्या है? लाभ, है ना? तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रकार से देना है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या है? ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम? यहां पर भी क्वेश्चन क्या है? विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। किसकी विशेषता? तो मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम किसका है? तो यूपी गवर्नमेंट का। तो यहां पर भी जो क्वेश्चन है देखिए, कार्यक्रम से रिलेटेड है, प्रोग्राम से रिलेटेड है, प्रोग्राम से रिलेटेड है, और यहाँ उसकी मुख्य विशेषताएं पूछी गई हैं। तो यू मस्ट हैव टू नो व्हाट इज यूपी मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, उसकी विशेषताओं के बारे में नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम है, यानी प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की विशेषताएं चूंकि पूछा गया है तो आप तब तक इसका आंसर नहीं कर पाओगे जब तक इस प्रोग्राम के बारे में आपको पता नहीं होगा। क्लियर? तो ये भी नेचर अगर देखा जाए तो नेचर इसका भी क्या है? डायरेक्ट है और प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन है।
ये क्या है, प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भूजल के उपयोग से, अभी यहाँ से आपका शुरू हो जाता है ज्योग्राफी का, है ना। ये क्वेश्चन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में ये है, हाँ एनवायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य स्थलीय पारिस्थितिकी इकोलॉजी एनवायरमेंट, हाँ वहां से क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चंस जो है यहाँ से खत्म हो जाते हैं। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है ये सेकेंड पार्ट में, पार्ट बी जो है वहां से क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए हाल ही में क्या पहल किया है ना। हाँ ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक जो सेगमेंट है उससे रिलेटेड है। व्हाट recent initiative has the government of Uttar Pradesh undertaken to attract investment in the state? बिल्कुल बिल्कुल, उन सभी गतिविधियों को आपको यहां पर दर्शाना है, बताना, लिखना है जो हाल फिलहाल में किसके लिए, उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया होगा। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वगैरह की चर्चा आप इसमें करेंगे। हाँ ये जाना है 200 वर्ड्स में, है ना। आप इसे देखिए, यहाँ देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है जिसे आपको 125 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, और ये क्या है 12 नंबर का क्वेश्चन है जिसे आपको 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो ये इसको जब आप देखिए, पहल की बात पूछा गया है कि क्या पहल किया गया है और कब, हाल में यानी करंट है ना, ये क्या है करंट हो गया, और किसके लिए किया गया है, निवेश को आकर्षित करने के लिए, यानी इन्वेस्टमेंट वाला जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन है, और किसके संदर्भ में है, तो चूंकि आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का पेपर दे रहे हैं तो यूपी से पूछा ही गया है ना। तो यहां पर आपको ये बताना है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो यूपी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है अगर, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यानी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। निवेश क्या होता है या तो वो आप बताकर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, और फिर सीधे आप आ जाएंगे इसकी मेन पार्ट्स पर। मेन पार्ट्स क्या है, हाल ही में जो पहल किया गया, उसमें जितने भी पहल हैं वो जब हम इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर कराएंगे डिटेल में तो वहां पर आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई प्रमुख पहल और रणनीतियां क्या है ना, रणनीतियां क्या है, दिख रहा है ना। हाँ इसे दोनों जगह से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब आप सिलेबस की बात करते हैं तो उसमें सामाजिक वानिकी की बात की गई, सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम की बात की गई, तो इकोनॉमी का भी है ये क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल और रणनीतियां क्या है, व्हाट आर द की इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रेटजी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू प्रमोट सोशल फॉरेस्ट्री इन द स्टेट, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए, रणनीतियां क्या है इस पे चर्चा करना है। ये जो टेल वर्ड्स है ये डिसाइड करता है कि हमें लिखना क्या है ना। रणनीतियों के बारे में चर्चा करना है और इसके साथ साथ ये बताना है कि पहल क्या है, इनिशिएटिव्स क्या है, किस संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के संदर्भ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट, यू कैन राइट व्हाट इज द सोशल फॉरेस्ट्री। आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इसको मेंशन कर सकते हैं, एंड देन यू जस्ट गो ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, है ना, कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रमुख पहल है, जो इनिशिएटिव्स है वो क्या है, और रणनीतियां राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ाने के संदर्भ में क्या किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हम लोग कवर करेंगे जब सिलेबस हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो वहां व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री, इसको बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने क्या पहल, क्या इनिशिएटिव लिया है,
और उससे संबंधित स्ट्रेटजीज वगैरह क्या है, सब पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ हम केवल ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जो गया है वो उसका नेचर कैसा है और साथ ही साथ उसमें क्या लिखना है, हाँ उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये दो पार्ट में से आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये कि सोशल वानिकी जो सिंपली किसी चीज के बारे में पूछा गया, लेकिन जब सेकंड पार्ट पे हम जाते हैं क्वेश्चन के तो वहां साफ साफ ये दिखाई पड़ता है कि इसके बारे में भी जो पूछा गया है वो करंट से रिलेट करके पूछा गया है। हाँ पहल क्या है, वो करंट रिलेटेड ही है। तो आपको यहाँ करंट पे फोकस करते हुए ये बताना है कि सामाजिक वानिकी को बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में बागवानी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सुविधाओं पर चर्चा करें। अब देखिए ये भी क्या है, बागवानी की बात किया जा रहा है, यानी जो हॉर्टिकल्चर है उसकी बात यहाँ पर हो रहा है। तो अब यहाँ इसको आप दोनों तीनों सेगमेंट में रख सकते हैं, इकोनॉमिकल सेगमेंट में, जियोग्राफिकल सेगमेंट में और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के सेगमेंट में रख सकते हैं। लेकिन मेजर अगर इसका पोर्शन देखा जाए, ये क्वेश्चन को देखा जाए हॉर्टिकल्चर, तो दैट इज द पार्ट ऑफ जियोग्राफी, है ना। लेकिन चूंकि इकोनॉमिकली इसलिए होता है क्योंकि बागवानी का जो प्रोडक्ट है ना, बागों में उत्पादित होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट का हमारी अपनी इकोनॉमी में भी बड़ा महत्व दिखाई पड़ता है ना। तो उस बेसिस पे हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इकोनॉमी का के आधार पर देखते हैं कैसे। प्रमुख सुविधाओं पर चर्चा करना है। देखिए चर्चा यहाँ पर क्या है, कीवर्ड्स है, चर्चा करें, यानी सिंपली आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। सिंपली आपको ये देखिए लिखा हुआ केवल डिस्कस करना है। जैसे आप बैठते हो किसी बिंदु पर या किसी भी टॉपिक पर चर्चा करते हो, चार लोग बैठ गए चर्चा हो गया, है ना। तो आपको बस सिंपली ये बताना है, चर्चा ही करना है किसके बारे में, राज्य में बागवानी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सुविधाएं कौन सी हैं। तो प्रमुख सुविधाओं को केवल आपको यहाँ पर बता देना है, और वो किस संदर्भ में बताना है, बागवानी के विकास के संदर्भ में। और वो संदर्भ कहाँ से होगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के संदर्भ में होगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहलों और भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। देखिए नया शब्द आ गया, देखिए बहुत ध्यान से यहाँ समझिए, नया शब्द आ गया। यहीं पर जाकर हम फंसते हैं कि टेल वर्ड्स का वास्तविक मीनिंग क्या होता है उसे हम नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज करने की बात की जा रही है। क्रिटिकली एनालाइज द current initiatives and future prospects for bioenergy development in Uttar Pradesh. So first of all, you must have to know what is bioenergy, जैव ऊर्जा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ देखिए टेल वर्ड्स पे जब हम जाते हैं तो कहा जा रहा है आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना। हाँ बिल्कुल, उसको भी लेते हुए, ठीक है, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको भी लेते हुए। या यहां पर जब संदर्भ में हम जाएंगे तो वो संदर्भ क्या दिखाई पड़ता है, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। जब एनालिसिस की बात की जाती है तो इसका मतलब यहां दिमाग लगना है एनालिसिस में। जैसे पीछे आपने क्वेश्चन का नेचर देखा, हाँ पीछे आपने क्वेश्चन का नेचर देखा, जैसे क्या पहल की है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, बढ़ावा देने के लिए रणनीतियां क्या है, डायरेक्ट है। लेकिन यहां पर डायरेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ना। और यहाँ इस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द बायो एनर्जी, वर्तमान में जो पहल किया गया है उसके बारे में, भविष्य में क्या इससे संबंधित संभावनाएं हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखकर और फिर विश्लेषण करना है। और उसमें भी जो आलोचनात्मक बिंदु है उसको भी ध्यान देना है, उस पर भी आपको फोकस करना है। तो यहाँ जब एनालिसिस करने की बात होती है, एनालाइज करने की बात होती है, तो आपको जो भी चीजें हैं उसके
प्लस और माइनस दोनों चीजों पर आपको फोकस करके चलना है कि ठीक है, अगर हम यहाँ से जैसे बात हम करें, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, अगली चौराहे पे हमको जाना है, अगले चौराहे से टर्न होकर हमें दूसरे चौराहे पे पहुंचना है, लेकिन ये सीजन क्या है, बरसात का है, पहुंचना भी आवश्यक है, सीजन बरसात का है, तो क्या बरसात अगर रास्ते में कहीं होने लगी तो उसे बचने के लिए हमारे पास कोई सुविधा है क्या, उसके लिए भी हमने ध्यान दिया है क्या, उसको भी हम साथ में काउंट कर कर चल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ जब आलोचना की हम बात करेंगे तो हम उन बिंदु को दर्शाएंगे कि हाँ, जैव ऊर्जा विकास के लिए पहल तो किया गया, लेकिन इन पहल में ये कमियां रह गई हैं, या ये भी एक संभावना व्याप्त है कि ऐसा भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से आप एनालिसिस करेंगे। तो ये डायरेक्ट नेचर ऑफ क्वेश्चन नहीं, बल्कि क्या है, हाँ, एनालिटिकल है ना, एनालिटिकल नेचर ऑफ क्वेश्चन है, और वो भी कैसा, क्रिटिकली एनालिसिस करना है। तो इसमें देखिए, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, किस पे करना है, भविष्य की संभावनाओं पर करना है, और किस पे करना है, वर्तमान पहलों पर करना है, और किस संदर्भ में करना है, उत्तर प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास के संदर्भ में करना है। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन का जो पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, और इन सब को साथ में लेकर आपको करना क्या है, ये जो चौथा पार्ट है, इस चौथे पार्ट के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। चौथा पार्ट आपका क्या होगा, तीनों को कंक्लूड करके दिखाई पड़ेगा। तो मेन फोकस है चौथा वाला ही है ना आपका, लेकिन आपको जो आंसर करना है वो कैसे, 1, 2 एंड 3, इन तीनों को साथ में लेकर और फिर चौथे पार्ट को आपको दर्शाना है। मतलब चौथे पार्ट ये बता रहा है कि उत्तर में लिखना क्या है। नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के महत्व को रेखांकित, ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, आई थिंक यहाँ जाकर आपका समाप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वानुमान की बात किया गया, उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की बात किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र के वन्यजीव अभ्यारण्यों की पारिस्थितिकी है ना, यहाँ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास में खनिजों के महत्व की बात, ज्योग्राफी का है ना, वो हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी, सीधे तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, जियोग्राफी, और इसके साथ साथ जो आपके सिक्स पेपर में जो अदर सब्जेक्ट्स के रोल हैं, उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो जो क्वेश्चन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, उस पर हम लोगों ने आज की इस क्लास में चर्चा किया। आई थिंक समझ में आया होगा, बेहतर तरीके समझ में आया होगा कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल एक नए सेशन के साथ और नए टॉपिक के साथ। कल से हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे कि हमारा जो पेपर 6 है, उस पेपर 6 में इकोनॉमी की जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, उसमें कहाँ तक कैसे और कितना पढ़ना है ना। बाकायदे एक नोट्स हम लोग बनाएंगे, और उस नोट्स का आपका ये फायदा होगा कि उसे पढ़कर आप किसी प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर करने में सक्षम हो पाएंगे। इसी के साथ once again welcomes you all in Subhra Ranjan IAS Academy and thanks for today class.